हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं संजीव कुमार। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शन एंड कैलकुलस, है ना। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दें। और उससे पहले कि हम फंक्शन स्टार्ट करें, आप लोगों ने अगर बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाएं मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट में सब वीडियो मिल जाएंगे, जरूर देखें क्योंकि उन सभी चीज़ों का यूज इस चैप्टर में होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए सबसे पहले है कैलकुलस। ये कैलकुलस क्या है? कैलकुलस कैलकुलेशन शब्द से आया है, या यूं कह सकते हैं कि कैलकुलेशन शब्द से बना है। और ये जो कैलकुलस है वो है क्या? तो वैसे तो कैलकुलस के बारे में कई तरह की परिभाषाएं हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट परिभाषा है वो न्यूटन साहब ने दिए थे। और वो परिभाषा क्या है? तो परिभाषा ये है कि कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड इट्स बिहेवियर। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फंक्शन और उसके बिहेवियर का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है? कैलकुलस कहलाती है। एक्चुअली में कैलकुलस फंक्शन कैलकुलस का पार्ट नहीं है, बल्कि फंक्शन वो चीज़ है जिसके लिए कैलकुलस को बनाया गया है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैलकुलस जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक होती है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा होता है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, और हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगला है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एरिया अंडर द कर्व। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं, तो चाहे वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस हो या इंटीग्रल कैलकुलस हो, हम सब का सब पढ़ते हैं फंक्शन का ही। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोगों को पढ़ना है फंक्शन। अगर आपको फंक्शन नहीं समझ में आता है या फंक्शन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप याद रखिएगा कैलकुलस आप सही से नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। कैलकुलस को आप अध्ययन सही से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूं कहें तो इसको संजीवनी बूटी कह सकते हैं या बैकबोन ऑफ कैलकुलस कह सकते हैं फंक्शन को। तो फंक्शन सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस टॉपिक को, इस चीज को नोट कर लिया जाए। चलिए नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग फंक्शन के बेसिक आइडिया को समझते हैं। वैसे आप लोग 11th क्लास में सेट थ्योरी, रिलेशन और फंक्शन पढ़े होंगे, तो उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप लोग पहले से थोड़ा बहुत सेट थ्योरी, फंक्शन, रिलेशन के बारे में जानते ही होंगे। देखिए फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन होता है। फंक्शन एक प्रकार का रिलेशन होता है, और उन्हीं सभी रिलेशनों में से कुछ रिलेशंस फंक्शन होते हैं। अब देखिए एक्स और वाई में वैसे कई रिलेशन हो सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि वाई बराबर एक्स, वाई बराबर साइन एक्स, वाई बराबर लॉग एक्स, वाई बराबर e टू दी पावर एक्स, वाई बराबर मोड एक्स। इस तरह से कई रिलेशन एक्स और वाई के बीच में हो सकते हैं, जहां एक्स क्या है? स्वतंत्र चर राशि है, और वाई क्या है? परतंत्र चर राशि है। तो एक्स और वाई के बीच में कई रिलेशन होते हैं, लेकिन इन सभी रिलेशनों में से कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं। सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, कुछ रिलेशन फंक्शन होते हैं। तो वो क्या कंडीशन है तो हम लोग अब पढ़ेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए। तो चलिए समझते हैं कि फंक्शन क्या है। देखिए फंक्शन है क्या? तो फंक्शन एफ एक रूल है, नियम है, जिसके आधार पर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के संगत समुच्चय बी में एक सुनिश्चित अवयव प्राप्त होता है। फिर से सुनिएगा, फलन एफ एक नियम है, एक रूल है, जिसके आधार पर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के संगत समुच्चय बी में एक सुनिश्चित अवयव प्राप्त होता है। तो एफ को ए से बी में एक फलन कहा जाता है। इसे हम लोग लिखते हैं ऐसे, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या ऐसे भी हम लोग इसको लिखते हैं। इसको हम लोग प्रायः एफ जी एच आदि अक्षरों से सूचित करते हैं। तो चलिए देखते हैं डायग्रामेटिकली क्या है। तो देखिए, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो सेट है ऐसे, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है, और ए से बी में एक रूल डिफाइन है एफ। आप देख लीजिए, यहाँ पर हम ले लिए, मान लेते हैं ए बी सी, और यहाँ पर हम ले लिए पी क्यू आर। और ए जो है पी से कनेक्टेड है, बी जो है क्यू से कनेक्टेड है, और सी जो है आर से कनेक्टेड। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ए के मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के संगत समुच्चय, प्रत्येक अवयव देखिए ना, ए बी सी, प्रत्येक अवयव के संगत समुच्चय बी में
एक सुनिश्चित अवयव मिल रहा है, जैसे ए के संगत पी मिल रहा है, बी के संगत क्यू मिल रहा है, सी के संगत आर मिल रहा है, एक निश्चित अवयव मिल रहा है, तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लेते हैं हम कोई सेट ले लिए ए और एक दूसरा सेट ले लिए बी, और ये एफ एक रूल डिफाइन है ऐसे ए से बी में, और मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 हम दे दिए और यहाँ पर ए लिख दिए। ये जो 1 जो है कनेक्टेड है ए से, 2 भी ए से कनेक्टेड है और 3 भी ए से कनेक्टेड है। अब क्या देख रहे हैं कि इस समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के संगत समुच्चय बी में एक सुनिश्चित एक निश्चित अवयव मिल रहा है ना। 1 रखेंगे तो ए मिलेगा, 2 रखेंगे तो भी ए मिलेगा, 3 रखेंगे तो भी ए मिलेगा, तो एक निश्चित अवयव मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं ये जो एफ एक रूल है वो क्या है? फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, अर्थात ये फंक्शन है। लेकिन अगर ऐसा दिया रहा है, आप देख लीजिए बोर्ड पे, मान लीजिए एक फंक्शन सेट ए है और ये सेट बी है, और दोनों के बीच में एक रूल डिफाइन कर दिए एफ, और मान लीजिए ऐसा है कि हम यहाँ पर दे दिए ए बी सी और यहाँ पर हम दे दिए एक्स वाई जेड। अब देख लीजिए ए कनेक्टेड है एक्स से, सी कनेक्टेड है जेड से, लेकिन बी जो है वाई से कनेक्टेड नहीं है। तो क्या ये फंक्शन हो सकती है? क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के संगत समुच्चय बी में एक निश्चित अवयव मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के संगत समुच्चय बी में अवयव मिल ही नहीं रही है। यहाँ पर देख लीजिए समुच्चय ए में एक बी एक अवयव है जिसका कोई इमेज उसमें नहीं बन रही है ना, तो यहाँ पर एक भी एलिमेंट ए में नहीं बचना चाहिए था, प्रत्येक अवयव के संगत उसमें मिलना चाहिए था अवयव, लेकिन यहाँ पर बी क्या कर रही है? छूट रही है, इसलिए यह रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकती है। तो ये क्या होगा? नॉट फंक्शन। तो चलिए नोट कीजिए इसको, तब तक हम और एग्जांपल देते हैं। देखिए फंक्शन को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फंक्शन एक प्रकार का मशीन है। क्या है? फंक्शन एक प्रकार का मशीन है जिसमें हम लोग एक इनपुट रखते हैं या एक से अधिक इनपुट रखते हैं तो उसके संगत एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। मतलब आप एक ऐसा समझ लीजिए कि फंक्शन एक मशीन है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट रखने पर उसका केवल एक आउटपुट निकलना चाहिए। तो ऐसे रिलेशंस को, ऐसे मशीन को ही क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे है, ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये डिफाइन है ए से बी में, ऐसे एफ एक रूल है। 1 2 3 ले लिए, यहाँ पर ए बी सी ले लिए। अब देखिए 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है बी से और 3 भी कनेक्टेड है बी से। तो क्या ये एक फंक्शन है? तो आप कहिएगा सर बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के संगत समुच्चय बी में एक ही एलिमेंट मिल रही है ना, प्रत्येक का एक निश्चित अवयव मिल रहा है। जैसे मान लीजिए 1 रखने पर ए मिल रहा है, 2 रखने पर भी बी मिल रहा है और 3 रखने पर भी बी मिल रहा है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक या एक से अधिक इनपुट रखने पर आउटपुट केवल एक ही निकलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इनपुट एक है, आउटपुट भी एक है। यहाँ पर इनपुट एक से ज़्यादा है लेकिन आउटपुट केवल एक ही है, इसलिए ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? फंक्शन हो जाएगी। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल हम दे दें कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, ए से बी में एक डिफाइन है एफ रूल, और मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए 1 2 3 और यहाँ पर आप ले लीजिए 4 5 6। आप देख लीजिए ऐसा अगर रहेगा कि 1 कनेक्टेड है 4 से, 2 कनेक्टेड है 5 से और 2 कनेक्टेड है 6 से और 3 कनेक्टेड है 5 से, बताइए ये फंक्शन होगा? तो आप कहिएगा सर ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप बताए हैं कि फलन एफ एक मशीन है, एक ऐसा रूल है जिसमें एक या एक से अधिक इनपुट रखेंगे तो उसका आउटपुट केवल एक ही निकलना चाहिए। यहाँ पर देखिए सिंगल इनपुट के बदला में सिंगल आउटपुट निकल रही है। यहाँ पर सिंगल इनपुट 2 है लेकिन उसका आउटपुट 2 निकल रहा है, 5 भी निकल रही है और 6 भी आ रहा है। इसलिए ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, लेकिन हम लोगों को अभी मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन पढ़ना नहीं है। यहाँ पर सिंगल इनपुट के बदला में सिंगल ही आउटपुट मिलना चाहिए, या इनपुट एक या एक से अधिक ज़्यादा हो सकती है लेकिन आउटपुट केवल एक ही मिलना चाहिए। यहाँ पर एक इनपुट के बदला में 2 आउटपुट मिल रही है, 5 और 6, इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं होंगे। तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन। चलिए इसको नोट कीजिए।
तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इमेज और प्री इमेज क्या है। उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। तो चलिए इसको समझते हैं एक डायग्राम के माध्यम से। सपोज कीजिए कि मेरे पास दो सेट है ए और बी, और एक फंक्शन डिफाइन है ए से बी में एस से, और मान लीजिए इसमें एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पर है ए बी सी। 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है बी से, और 3 भी कनेक्टेड है बी से। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब बराबर कितना है, यहाँ पर ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 3 का प्रतिबिंब बी है। और इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे कि ए का पूर्व प्रतिबिंब 1, बी का 2, फिर बी का 3। देख लीजिए इसको हम लोग यहाँ पर देख लीजिए सेट ए में जो भी एलिमेंट है 1 2 3, तो इसको हम लोग 1 2 3 का इमेज जो है उसमें बन रहा है सेट बी में, तो 1 का इमेज ए है, 2 का बी है, 3 का इमेज बी है। लेकिन उल्टा हम लोग इसको बोलेंगे कि 1 का प्री इमेज 1 है, मतलब पूर्व प्रतिबिंब 1 है। अब बी का प्री इमेज 2 भी है और 3 भी है, तो हम इसको यहाँ पर लिख दिए हैं। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि इनपुट जो होता है ना, इनपुट, उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब, इमेज बोलते हैं। इनपुट को ही क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। और जो उसका आउटपुट होता है, जो आउटपुट होती है, उस आउटपुट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। आउटपुट को क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं। तो इनपुट को हम लोग इमेज और आउटपुट को प्री इमेज बोलते हैं। आप देख लीजिए एक नोट में इमेज को हम लोग वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि f1 बराबर 1, देखिए f1 का मान कितना होगा 1, f2 का मान b, f3 का मान b। इस तरह से फंक्शन ऑफ वैल्यू भी इसको कहते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग समझते हैं कुछ और। तो चलिए अब हम लोग फंक्शन का डोमेन क्या है, रेंज क्या होती है और को डोमेन क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। फंक्शन का डोमेन निकालना बहुत बड़ी मुख्य चीज़ होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन में इसका। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि डोमेन, रेंज और को डोमेन क्या है। देखिए यदि f ए से बी में कोई फंक्शन डिफाइन है तो सेट ए को हम लोग डोमेन बोलते हैं और सेट बी को को डोमेन बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ए का जो भी प्रतिबिंब बी में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, और एक एफ रूल डिफाइन किया गया है ए से बी में, और इसमें एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3। इसमें ले लीजिए ए बी सी। 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है बी से, और 3 भी कनेक्टेड है बी से। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हम डोमेन क्या बोल सकते हैं, डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ। ये कितना होगा तो नहीं देखिएगा, हम बोले हैं कि सेट ए को डोमेन बोलते हैं। सेट ए को क्या बोलते हैं, डोमेन। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, ये हो जाएगा डोमेन। इसका को डोमेन क्या हो जाएगा, चलिए बताइए को डोमेन क्या हो जाएगा। तो अभी आप पढ़े हैं कि को डोमेन सेट बी के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, को डोमेन। तो सेट बी में कौन कौन एलिमेंट है, सेट बी में है ए बी सी, तो हम लोग यहाँ पर ए बी सी को क्या बोलेंगे, को डोमेन। अब रेंज क्या होती है, रेंज में अभी बताए हैं जस्ट, अभी रेंज में हम लोग पढ़े हैं कि रेंज उसको बोलेंगे जो सेट ए के एलिमेंट का इमेज होगा सेट बी में। तो देखिए 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज बी है। तो यहाँ पर एलिमेंट का जो इमेज है क्या है, ए और केवल बी है, सी इमेज किसी का नहीं है। तो इसका इमेज हो जाएगा ए कॉमा देकर बी, यही क्या हो जाएगी, रेंज। तो आप अच्छे से समझ गए होइएगा कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और को डोमेन क्या होती है। आप ध्यान रखने वाली क्या बात है, हम दूसरा एग्जांपल लिख दे देते हैं आपको। सपोज कीजिए कि सेट ए है, एक सेट बी है, ऐसे डिफाइन किया गया है रूल 1 2 3 4 5 6। 1 कनेक्टेड है 4 से, 2 कनेक्टेड है 5 से, और 3 कनेक्टेड है 6 से। यहां पर डोमेन क्या हो जाएगी बोलिए, यहां पर डोमेन हो जाएगा 1 2 3, और इसका को डोमेन क्या हो जाएगा बोलिए, तो इसका को डोमेन हो जाएगी 4 5 6। सेट बी जो भी होगा वो को डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा बोलिए, अब रेंज के बारे में आप बताइएगा कि सर जो इमेज होगा सेट ए का सेट बी में वही होगी रेंज। तो देखिए 1 का इमेज 4 है तो 4 होगा, 2 का 5 है तो 5 ही हो जाएगी एलिमेंट, और 3 का 6 है तो 6, ये हो जाएगी रेंज। याद रखिएगा जो इमेज बनेगा उसमें बी में सेट ए का वही क्या कहलाती है, रेंज। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि को डोमेन और रेंज आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर को डोमेन और रेंज आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन यहाँ पर को डोमेन और रेंज आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि रेंज जो है
कोडोमेन से छोटा भी हो सकता है। याद रखिएगा, रेंज जो है, रेंज कोडोमेन से छोटा भी हो सकता है, अर्थात रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन में होगी या दोनों बराबर भी हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कि रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होता है। सबसेट किसको कहते हैं? तो जब एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में अगर मिल जाए तो हम बोलते हैं कि पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है। तो रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन में देख रही है मिल जाता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होता है। चलिए इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं कुछ और। तो बच्चों अब हम लोग फंक्शन को लिखने की विधि के बारे में बात करेंगे, है ना। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन को। देखिए फलनों को लिखने की जो विधि है, वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग फंक्शन जो है वो 4 प्रकार का है ना। चार कौन प्रकार है तो देखिएगा। पहला विधि है मैपिंग फॉर्म या इसी को बोलते हैं एरो डायग्राम। दूसरा को हम बोलते हैं एनालिटिकल फॉर्म या इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। और तीसरा जो है वो है ऑर्डर पेयर फॉर्म और चौथा जो है वो है ग्राफिकल फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैपिंग फॉर्म के बारे में। अगर कोई फंक्शन ऐसे लिखा हुआ रहता है या ऐसे रहता है तो हम लोग बोलते हैं इसको मैपिंग फॉर्म में। क्या बोलते हैं? मैपिंग फॉर्म में बोलते हैं। अभी जस्ट हम लोग इससे पीछे इसको पढ़े हैं। चलिए आगे है एनालिटिकल या स्टेटमेंट फॉर्म। अगर कोई फंक्शन y बराबर fx टाइप के रूप में अगर लिखा रहे तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं वो किस फॉर्म में है? एनालिटिकल या स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा रहता है। अधिकतर फंक्शन जो होते हैं वो इसी फॉर्म में लिखे होते हैं, ध्यान रखिएगा। अधिकतर फंक्शन हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, तो अधिकतर फंक्शन जो है स्टेटमेंट फॉर्म या एनालिटिकल फॉर्म में लिखा होता है। तीसरा है ऑर्डर पेयर फॉर्म। इस फॉर्म में कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये फंक्शन एरो डायग्राम में लिखा हुआ है और फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, तो इसका जो है, और मान लीजिए सेट ए है, ए बी सी और सेट बी है 1 2 3 4, इस तरह से तो फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं कि f बराबर 1 का कनेक्शन किससे है? ए से, b का 2 से, c का 3 से। तो जब फंक्शन को इस रूप में हम लोग लिख देते हैं तो इसी विधि का नाम है ऑर्डर पेयर फॉर्म, क्रमित युग्म जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो चलिए चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो है ग्राफिकल फॉर्म। तो देखिए ग्राफिकल फॉर्म क्या है कि कोई फंक्शन ए से बी में डिफाइन है मान लीजिए, और y बराबर fx एक फंक्शन है जहां x बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b है। तो हम लोग कैसे फंक्शन को ग्राफ खींचते हैं, कैसे ऑर्डर पेयर को हम लोग ग्राफ खींच के दर्शा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि डोमेन को x अक्ष पर और को डोमेन को y अक्ष पर हम लोग रख के क्या करते हैं, फंक्शन का ग्राफ खींच सकते हैं। ग्राफ के बारे में फुल डिटेल कॉन्सेप्ट मैं अगले वीडियो में लाऊंगा।